मेहनती इंसान कभी अपने आप को हारता हुआ नहीं दिखता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कभी थकता नहीं था, कभी हारता नहीं था। हर बार वो नए नए काम करने का सोचता था, नए नए रास्ता तलाशता था कि चलो ये रास्ता बंद हो गया तो हम नए रास्ते की तलाश करें। अपना जीवन का लक्ष्य पाना चाहता था, लेकिन एक ऐसे रास्ते को चुन लेता है जो उसके लिए बहुत ही दुखदाई अंत में साबित होती है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संतोष। मैं गुमला जिला का झारखंड का रहने वाला। हाँ, ये जो घटना जो घटी थी ना, कुछ हिस्सा मैं उसका भी रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ये मेरे एक साथी के साथ, जिनका नाम था देवराज, उनके साथ ये पूरी घटना घटी थी। तो चलिए मैं शुरू से लेकर के इस कहानी को शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम तो आप जान ही चुके हैं कि मेरा नाम संतोष है। मैं झारखंड का। ये घटना 2001 की मेरे साथ में और मेरे साथी के साथ में घटी थी। बहुत परम मित्र थे मेरे देवराज और मेरे में बहुत ही बनती थी। हम लोग नए नए आइडिया पर काम करते थे। देवराज जो थे ना, उनके पिता हलवाई वगैरह का काम करते थे, लेकिन अब जब उनका तबीयत खराब हो जाता है, घर में उनको डॉक्टर सलाह देता था कि आप घर में रहो, आप दौड़ भाग करोगे तो आपके लिए और परेशानी खड़ी हो जाएगी। सारी जिम्मेदारी अब देवराज जी के कंधों पर आ गई थी। देवराज जी, गांव के पास एक रोड था। रोड पर उन्होंने एक ढाबा शुरू कर दिया था। कुछ पैसे उधार लेकर के, कुछ पैसे उनके पास में था। उनको लगा था, उनको उम्मीद थी कि ढाबा तो बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि इस एरिए में कोई ढाबा नहीं था। पैसा तो बहुत खर्च कर दिए, उधार भी लेकर के, जमा पूंजी भी लगा दिए कि हमारा पैसा तो निकल आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ दिनों तक तो ढाबा ठीक ठाक चलता है, और इसके बाद खाना लोगों को पसंद नहीं आता है, या फिर कोई ना कोई परेशानी जरूर थी। लोगों को आकर्षित उनका ढाबा कर नहीं पाता था, वहाँ लोग रुकते नहीं थे। अब जब इतना पैसा खर्चा कर लिए देवराज जी, और ढाबा जब सही ढंग से चलने नहीं लगा, तो परेशानी तो होने ही लगा था। मैं भी कभी कभी उनके ढाबे पर जाता था। खाना जो बनाते थे बहुत बढ़िया शानदार खाना होता था, स्वादिष्ट खाना होता था। मैं तो बहुत ही तारीफ करता था, लेकिन वजह क्या थी ये मैं भी समझ नहीं पाता था। जब देवराज मेरा दोस्त निराशा में डूब जाता था, कहता था कि संतोष देखो ना, इतना बढ़िया खाना बनाया हूँ, हर चीज़ मैं बढ़िया बनाता हूँ, तो ये ढाबा मेरा चलता क्यों नहीं है। दोस्त, अब तो मैं कर्जे में डूब चुका हूँ, बहुत कर्जा मैं ले चुका हूँ। अब इनका कहाँ से मैं पूरा करूँगा, कर्जा कैसे उतारूँगा। अब पिता भी तो साथ नहीं दे सकते, उनका तो तबीयत खराब है, तो कैसे सब होगा। मैं जानता था देवराज को, बचपन से मैं जानता था। हार मारने वाले इंसान में से था नहीं वो। नए नए रास्ते की तलाश करता था जब तक उसको मंजिल नहीं मिल जाती थी। पढ़ाई में भी ऐसे ही था वो। लेकिन अब जो मैं सब कुछ देख रहा था अपने आंखों के सामने, मुझे भी शक होने लगा था कि इतना सारा कर्जा आखिरकार देवराज उतारेगा कैसे। मैं उसको समझाता ज़रूर था कि ईश्वर पर भरोसा रख, सब कुछ सही होगा, मन सच्चा रख, देखना एक दिन तेरा ढाबा जरूर चलेगा। लेकिन उसके बाद मैं अपने चाचा के पास शहर चला गया था। मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता था, तो कोई नौकरी चाकरी तो ज़रूर मैं करना चाहता था। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, लेकिन जैसे भी था, अब मेरी अपनी गृहस्थी तो चलानी थी। हालांकि अभी मेरी ना शादी हुई थी, ना देवराज की शादी हुई थी। अब इसके बाद मुझे गांव कुछ महीनों तक जाना नहीं हुआ। मैं शहर में रहा, और जब 6-7 महीने के बाद मुझे गांव जाना पड़ा तो मैं बहुत खुश था। मैं अपने लिए नहीं, मैं देवराज से मिलना चाहता था, देखना चाहता था कि वो उसका कंडीशन क्या है, ढाबा चल रहा है या फिर कोई दिक्कत परेशानी है। गांव पहुंचता हूं तो रात हो गई थी, तो रात को तो मैं उसके ढाबे पर जा नहीं पाया था, और ना उसके घर पर जा पाया। जब सुबह होती है
और तब मैं सुबह सुबह ही उसके ढाबे पर, जहाँ रोड पर ढाबा था, मैं चला जाता हूँ। जब जाता हूँ ना, तो ढाबे का रंग ढंग बिल्कुल बदला हुआ था। दो देवराज थे ना, सुबह सुबह अपना नाश्ते पानी का तैयारी कर रहे थे। इंसान को चेहरे से पता लग जाता है कि ये दुखी है या खुश है। जब मैं देवराज को देखता हूँ तो उसके चेहरे पर कोई दुख, ऐसा तकलीफ मुझे दिखाई नहीं पड़ती। चेहरा खिला खिला सा लगता है। तो मेरे मन में बड़ा खुशी होती है। मुझे लगा कि भगवान ने इसकी बात को सुन ली है, इसका ढाबा चलने लगा है। जब मुझे देवराज देखता है तो वो भी खुशी से झूम उठता है। अरे संतोष, तुम बिना बताए चले गए थे। मैं तो तुम्हारे घर पर गया तो चाची ने बताया कि तुम शहर चले गए हो। वो गिलवा शिकवा करता रहा। अब मैं उसकी बात को सुन सुन करके मुस्कुराता रहा। तब मैं उस बात का जवाब दिया कि भाई, तुम्हारे पास तो ढाबा है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मुझे तो कोई नौकरी, अब ऐसा पढ़ा लिखा नहीं हो कि मुझे कोई बढ़िया नौकरी मिल जाए। अब चाचा जी थे शहर में, तो उन्हीं के सहारे मैं भी चला गया था छोटी मोटी नौकरी करके, और मेरा मन शहर से उब गया। इसलिए मैं अब शहर छोड़ करके गांव में आ गया हूँ। मैं भी सोचता हूँ कुछ पैसे मैंने जमा कर रखा हूँ कि ताकि मैं कोई तुम्हारी तरह कोई धंधा पानी कर सकूँ। तुम मुझे ज़रूर राय देना। मैं जानता हूँ तुम बहुत दूर की सोचते हो। देवराज, जो चेहरा खिला हुआ था, कुछ पल के लिए मुरझा सा गया था। मैं समझ नहीं पाया था उस टाइम में। और तब देवराज कहता है कि चिंता मत कर, तेरा भाई है ना, तुझे किस बात की तकलीफ होगी, सब कुछ मैं देखूंगा। अब इसके बाद अब इधर उधर की बात होने लगी। अब हम बातों में समय अपना निकालने लगे थे। नाश्ता पानी मुझे देखता है। नाश्ता पानी जो बनाता था वो भी गजब का टेस्टी हुआ करता था। मैं जी भर के खाना खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ। और इसके बाद मैं कहता हूँ, अब देवराज मैं चल रहा हूँ घर पर, मैं थोड़ा घर का भी काम देख लूँ। और इसके बाद मैं शाम को आता हूँ, अब फिर हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे। देवराज मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है जाओ। क्योंकि अब उसके ढाबे पर भीड़ भी होने लगी थी और अपना ग्राहक संभालता कि मेरे साथ में बातचीत करता। मैं अपने घर चला आता हूँ। मैं उसकी हालात देख कर के बड़ा खुश था। मतलब उसके ढाबे में बहुत कुछ चल रहा था। ग्राहक जो पहले नहीं आ रहे थे, अब तो ग्राहकों से भरमभार था। मतलब जो भी दिक्कत परेशानी थी उसकी निकल चुकी थी। मुझे भी बड़ा खुशी महसूस हो रही थी। अब मैं भी सोच रहा था कि जो मेरे पास में कुछ पैसे मैंने बचा के आए हैं, देवराज से मैं बोल दिया हूँ, वो मेरे लिए कोई ना कोई ऐसा काम बतलाएगा जिससे मेरा भी खर्चा वर्चा चलने लगेगा। मैं शहर जाना नहीं चाहता था। शहर मुझे पसंद नहीं था, वहाँ का वो हवा मुझे सूट नहीं कर रही थी। जाने के बाद कुछ दिन तक मेरी तबीयत भी खराब रही। वो तो मेरे चाचा जी थे कि जो मुझे संभाल लिया। आखिरकार पूरा दिन गुजारने के बाद मैं शाम के मैं ढाबे पर पहुंच जाता हूं। वहां पर देवराज बड़े व्यस्त थे। उनको तो काम से इतना फुर्सत नहीं मिल पा रहा था कि मेरे पास में आकर के मेरे साथ बैठे। मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इसके बाद मैं इधर उधर टहलते हुए समय बिताने लगा। आखिरकार जब काफ़ी अंधेरा हो चुका था, तब मैं ढाबे की रोशनी देखता हूँ, चमचमा रहा था ढाबा। मुझे देख करके बड़ा प्रसन्नता हो रही थी कि देखो, यही ढाबा था जब यहाँ पर रोशनी बहुत कम हुआ करती थी, और आज ढाबा देखो एकदम रोशनी से नहाया हुआ है। आखिरकार मेरे दोस्त का है भाई। देवराज मेरा परम मित्र में से है। मैं भी बड़ा खुश था। जब भीड़ कम हो गई तो मैं भी ढाबे में पहुंचा। तब देवराज कहा, हाँ अब बता, क्या बता रहा था सुबह में, कौन सा धंधा पानी करना चाहता है? मैं तेरा ज़रूर मदद करूंगा। तूने कुछ आइडिया सोचा है? तब मैं कहता हूँ, नहीं नहीं, मेरे पास में कोई आइडिया नहीं है। आइडिया तो तुम ही पैदा करोगे। लेकिन देवराज, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ से गया था तो तुम्हारा ढाबा चल नहीं पा रहा था, अचानक क्या हो गया? मेरी बात सुन करके मुझे देखता है घुर घुर करके। कहता है, छोड़ न यार, अब पुरानी बातों को भूल जाते हैं। अब वो एक टाइम था, वो टाइम निकल गया। अब नया टाइम का शुरुआत हो गया है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब पुरानी बात को भूल जाते हैं ना। अब तू बता, कितना तेरे पास में पैसे है, कितना बजट है, तभी मैं कुछ आइडिया सोच पाऊंगा। मैं अपना बजट बताता हूँ।
तब वो खामोश रह जाता है। अब फिर मैं पूछता हूँ, अरे देवराज भाई कुछ तो बता, तू तो एकदम बिल्कुल खामोश हो गया। तब कहता है, दोस्त इतने में बात नहीं बनेगी। मैं अब ऐसी बात उसके मुंह से कभी सुनना पसंद नहीं करता था। मैं जानता था बहुत ही दिमाग वाला और जुगाड़ू किस्म का देवराज है, इतने पैसे में कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर निकाल देगा। लेकिन जब वो ना कहता है ना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं भी खामोश हो जाता हूँ। अब फिर मैं जिक्र नहीं करता हूँ। कुछ ग्राहक आ जाते हैं और उसमें फिर वो उलझ जाता है। जब अब एक तरह से पूरा खाली हो जाता है देवराज, तब मुझे बुलाता है। हम दोनों एक जगह पर बैठ करके मैं अब सोच रहा था कि अब चला जाए, अब टाइम यहाँ ख़राब करना ठीक नहीं है। मैं तो कुछ सपने लेके आया था कि देवराज वो सपना पूरा करने में मेरी मदद करेगा, लेकिन वो तो बिल्कुल ना ही बोल दिया था। जब मैं उसके पास बैठता हूँ और कहता हूँ, देवराज अब देखो रात भी ज़्यादा हो गई है, अब मैं भी चलता हूँ। तब कहता है, नाराज़ हो गया क्या? नाराज़ हो गया? मैं जानता हूँ मेरी बात तुझे कड़वी लगी होगी, लेकिन दोस्त ऐसा ही है। जितना पैसा तुम्हारे पास जमा करके रखे हो ना, उसमें कुछ भी नहीं होना है। उतना तो एक झटके में खाली हो जाएगा। जो मैं तुम्हारे लिए काम सोच कर रखा हूँ ना, उन पैसों में पूरा नहीं होगा। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तब मैं देवराज की तरफ देखता हूँ कि आखिरकार तुम क्या सोचे हो, कुछ बताओगे भी, कुछ आइडिया भी दोगे। तब वो पूरी आइडिया बताता है। कहता है, देवराज यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर एक ठेका खुल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ठेके के सामने में तुम्हारी दुकान लगाया जाए। माल मैं सप्लाई करूँगा, अब बस तू बेचने का काम करना। अब देखना कमाई अच्छी होगी। अब उसके दिमाग का मैं दाद देने लगा था। मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं था। जब मैं उससे बात किया था, मुझे लगा कि कुछ ऐसा ही कुछ काम बता देगा, लेकिन वो तो दूर की कौड़ी सोचा था। वो ढाबा जो खुलवाना चाहता था ठेके के पास में, और वो कह रहा था कि तुम बनाने वाने का टेंशन छोड़ो, जब होगा उसका भी हम इंतजाम कर देंगे, लेकिन शुरू शुरू में हम सारा माल बना कर तुम्हें देंगे और तुम माल बेचते जाओ। ठेका है, लोग बाग आएंगे, दारू पिएंगे तो कुछ खाएंगे जरूर, तुम्हारा काम चलने लगेगा, लेकिन हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। मैं तो उसकी बातों में एकदम खुश हो गया था। कहने लगा, देवराज भाई सब कुछ आपका। तब वो हंसने लगा, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं, कुछ शेयर मुझे भी देना। जब इतना मेहनत करूँगा तो मेरा भी तो हक बनता है। तब कहने लगा, भाई जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब इसके बाद मुझे वो सब कुछ बताने लगा कि मैंने जगह भी तलाश कर रखी है, जगह वाले से बात भी कर रखी है। मैं तो अपने लिए सोचा था, लेकिन मैं अकेले अब हूँ इंसान, तो मैं यहाँ पर करूँगा कि वहाँ पर करूँगा। जब तुमने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर रह के कुछ काम करना चाहते हो, तब मुझे ख्याल आ गया था कि मुझे करना क्या है। मैं और देवराज बड़ा खुश थे। अब तो मेरी सारी समस्या का समाधान देवराज ढूंढ लिया था। मैं कहने लगा कि देवराज देखो, अब तो तुम्हें पता ही है कि मेरे पास में इतना पैसा है, अब इससे ज़्यादा मेरे पास में है ही नहीं। अब तुम कह रहे थे कि इतने में काम नहीं चलेगा, तो कैसे करोगे तुम? तब कहता है, तुम मेरे पे छोड़ देना यार, मैं सब कुछ कर दूंगा, बस तू वहाँ पर बैठा कर। जब ढाबा शुरू हो जाएगा तब वहाँ पर तुम बेचने का काम करना शुरू कर देना। अब बाकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं कैसे करूँगा वो मुझे पता है। मैं देख रहा था उसके चेहरे पर, उसकी जो चमक थी चेहरे की, कुछ देर के लिए बुझ सी गई थी। जैसे दिया जलता जलता जब उसमें तेल खत्म हो जाता है ना, तो एक बार फड़फड़ाता है, तेज रोशनी देता है और बुझ जाता है। ऐसे ही उसके चेहरे का भाव हो चुका था। उसकी आंखें सुनने में दिखाई दे रही थी, जैसे आसमान की तरफ देख रहा हो। वो मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन जैसे खोया हुआ कहीं और था। उसके चेहरे पर जो चमकता हुआ चेहरा मैं देख रहा था, अब उसमें वो चमक थी ही नहीं। मैं जब उसको देखता हूँ तो सोचने पर विवश हो जाता हूँ। जब अपनी बात खत्म करता है, तब मैं कहता हूँ, देवराज जी एक बात बोलो तुमसे। तब कहता है, बोलो बोलो दोस्त। मैं फिर शुरू से शुरुआत कर देता हूँ कि देवराज देखो, बुरा मत मानना, मैं 2-3 बार तुमसे जब से शहर से आया हूँ मिला हूँ। मैं तुम्हारे चेहरे पर कभी कभी अच्छा
चमक देखता हूँ, खुशी का चेहरा मुझे दिखाई पड़ता है। लेकिन कभी कभी तुम्हारे चेहरे पर उदासी छा जाती है, चेहरा पूरा का पूरा मुरझा जाता है। ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में? मुझसे कोई बात छुपा रही हो क्या? कोई प्यार वार के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हो मेरे भाई? तो भी बता दो। आखिरकार एक खोखली हंसी हंसता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, अभी मैं प्यार वार के चक्कर में पड़ा ही नहीं, और ना मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। मैं उसकी बात का हर एक अर्थ समझता था। जब वो खुश होता था, सच बोलता था, तो उसकी बातों का टोन अलग होता था, और जब मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश करता था तो उसकी टोन बदल जाती थी। मैं उसका लंगोटिया यार था, और मैं उसकी नस नस को जानता था। मैं तो समझ लिया था कि मुझसे छिपा रहा है। और तब मैं कहने लगा कि देवराज, मैं तेरे को बचपन से जानता हूँ। अभी तू जो ने मेरे से बात कहा कि नहीं नहीं, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत कुछ छिपा रहा है, तू बताने को राजी नहीं हो रहा है। देवराज, क्या बात है? क्या तू छिपा रहा है मुझसे? देख, हम लोग बचपन से एक साथ रहे हैं। मैं अपनी बात हर चीज़ तुझे शेयर करता हूँ, और तू भी मुझे शेयर करता था। लेकिन आज ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे बताना नहीं चाहता? तू प्यार के नाम पर भड़क क्यों गया? क्या इंसान प्यार नहीं करता है? आखिरकार उसकी जब टाइम आता है तो वो भी चीज़ हो जाता है। तो तू इतना भड़का क्यों था कि नहीं नहीं, मैं प्यार में नहीं पड़ा? इसका वजह क्या है? मुझे सच सच बता। दुकान तो खाली पड़ी थी, ग्राहक थे नहीं, टाइम भी ज़्यादा हो रहा था। मैं भी अब जाने को सोच रहा था, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा भरी हुई थी। मैं जानना चाहता था कि मेरा दोस्त कभी कभी निराशा में क्यों डूब जाता है। इसके पीछे कुछ न कुछ तो वजह जरूर होगी। जब मैं उसको कुरेदने लगा तो बिल्कुल शांत हो गया था, खामोश हो गया था, इधर उधर देखने लगा था, जैसे उसको डर है कि उसकी कोई बात, उसकी और मेरी कोई बात सुन तो नहीं रहा है। मेरे मेरे को जब समझ में आता है, और तब मैं पूछता हूँ कि बात क्या है मेरे दोस्त? इधर उधर क्या देख रहा है? क्या, कुछ तो बता, कुछ तो बता। मैं बहुत उसको उकसाने की कोशिश करता हूँ, और तब कहता है कि नहीं, रात हो गई है, रात को मैं ये सब बातें नहीं बता सकता हूँ। अब तू जा, बहुत रात हो गई है, अब मैं तो यहीं पर रहूँगा, लेकिन तू इस जगह पर तेरे लिए सुरक्षित जगह नहीं है। मैं तो इस जगह पर, अब मेरा घर द्वार ये भी समझ ले, जो कुछ है मेरा ये यहीं पर है, लेकिन तू जा, तू जा। वो मुझे जबरदस्ती ढाबे से भगा रहा था। खैर रात इतना नहीं हुई थी, वो तो हमारा आने जाने का रास्ता था, और कोई हमारे गांव से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। मुश्किल से 1 किलोमीटर का दूरी होगी। ये तो दौड़ते दौड़ते हम लोग पार कर लेते थे। लेकिन जब मुझे जोर देने लगा कि देख संतोष, तो निकल जा, रात ज़्यादा हो गई है, और तू जा, यहाँ रहना तेरे लिए सुरक्षित नहीं है, मेरा मन घबरा गया था। मैं बहुत कुछ उससे जानने का कोशिश कर रहा था, और वो बताने वाला भी था, लेकिन अचानक वो डर जाता है, चारों तरफ देखने लगता है, और तब कहता है तू जा, रात हो गई है, ये सब बात रात में बताया नहीं जाता है, तू जा, कल जब सुबह आएगा ना तो हम बात करेंगे। मैं चला तो आता हूँ, लेकिन बार बार ढाबे की तरफ देखते हुए आता हूँ। मुझे कुछ ऐसा चीज़ वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। और सच कहूँ ना तो मैं गांव का रहने वाला जरूर था। मैं भूत प्रेत को कभी देखा नहीं था, किस्से कहानियाँ तो बहुत सुना हुआ था, और ना ही मुझे भूत प्रेत से डर लगता था। मैं तो सोचता था कि मैं गरीब आदमी हूँ, और गरीब के पास में भूत प्रेत किस लिए आएंगे भाई? वो तो अमीर लोगों को पकड़ते हैं, उनके पास माल पानी होता है, वो माल पानी खाने के लिए आते हैं। अब मेरे जैसे फक्कड़ आदमी के पास में उसको क्या मिलने वाला है? मैं डरता भी नहीं था। मैं अपने गांव घर अपना लौट आता हूँ। रात भर जब तक मुझे नींद नहीं आती है, अब मैं देवराज के बारे में सोचता रहता था कि मुझे कल क्या बताएगा, क्या उसके जीवन में चल रहा है, कोई प्रेमिका आ गई है। मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा था। इसके बाद मुझे गहरी नींद आती है, और जब सुबह उठता हूँ तो मन थोड़ा सा फ्रेश हो चुका था। अब इसके बाद कुछ समय ज़रूर अपने घर पर बिताता हूँ, और फिर नाश्ता पानी करके अपनी माँ को बोल के कि मैं जा रहा हूँ देवराज के पास में, खाना वाना मैं वहीं पर खा लूँगा, अब मैं शाम को लौटूँगा। मैं जब देवराज के पास पहुँचता हूँ तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी।
अकेला बंदा सब कुछ संभाल रहा था। अब मैं एक बेंच पर जाके बैठ जाता हूँ। मेरे पास में आता है, नाश्ता लगा दूँ ना? मैं कहता हूँ नहीं, मैं माँ का हाथ का बना हुआ नाश्ता खा के आया हूँ, तू अपना काम कर ले। कहे तो मैं भी तेरा मदद करता हूँ। तब मुस्कुरा के मुझे देखता है और इशारों में कहता है कि नहीं, तू बैठा रहा। अपने काम में जुट जाता है। हाँ, कुछ घंटे जरूर लगता है। जब दोपहर हो जाती है ना, 12 साढ़े 12 का वक्त होता है, तब वो ढाबा खाली होता है। मुझे बुलाता है और कहता है खाना तो खाएगा ना? तब मैं कहता हूँ हाँ, खाना खाऊंगा, लेकिन अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर के बाद में खाना खाऊंगा। वो रात की बात मैं जानना चाहता हूँ। मैं ढंग से सो नहीं पाया। रात भर तेरी ही बात को मैं सुनता रहा, सोचता रहा कि क्या तेरे जीवन में क्या चल रहा है। तब मुझे वो कहता है कि बस कुछ देर और, कुछ देर और मैं सब कुछ तुझे बताऊंगा। आखिरकार आधा घंटा किसी काम में व्यस्त रहा और इसके बाद मेरे पास में आ जाता है। मुझे कुछ शरबत जैसा देता है, खुद भी अब शरबत लेखा वो हम दोनों पीते हैं। नींबू जैसा शरबत था। पीते पीते वो रुक जाता है और कहता है तू जानना चाहता है ना, ये सब चमत्कार कैसे हुआ? जो मेरा ढाबा चल नहीं पा रहा था, मैं तो निराश हो गया था। मुझे लगा कि अब ढाबा बंद करना पड़ेगा, लेकिन कर्जे वाले जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, वो तो आके मुझे धमकाने लगे थे। मैं सच कहूँ ना, मैं अपने दिल की बात तुझे बताया करता था तो मन हल्का हो जाता था। मैं तेरे घर पर जब गया, जब तू मेरे पास में नहीं आ रहा था, चाची ने बताया कि संतोष तो शहर चला गया है। मैं कहूँ ना, उस पल मैं तेरे बारे में बहुत सोच रहा था। तेरी याद बहुत याद आ रही थी। एक ही तो तुम मेरा दोस्त था जो हम एक दूसरे को बात शेयर करते थे। अब उसके बाद मैं बहुत परेशानी में पड़ गया था। मैं सोचता तो बहुत था कि मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन मेरा सोचा हुआ कोई काम में आता नहीं था। हर काम जैसे उल्टे होने लगा था। कई बार मैं सोच लिया कि मैं आज भर ढाबा चला रहा हूँ, कल मुझे ढाबा बंद करना पड़ेगा। लेकिन जब सुबह होता था ना, तो सुबह सुबह ही ढाबा खोलने से पहले कर्जे वाले आके खड़े हो जाते थे। मुझे धमकाते थे कि देवराज देख, अब बहुत टाइम दे दिया, अब मैं तुमको टाइम नहीं दे पाऊंगा, जल्दी से जल्दी मेरा पैसा सूद सहित ब्याज सहित वापस कर, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इसके बाद मैं सोचने पर मजबूर हो जाता था कि मैं अब करूंगा क्या। मुझे तो और कोई काम आता नहीं है। खाना बनाना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, यही मैं काम कर सकता हूँ। मैं मजबूर हो गया था उस ढाबा चलाने को, लेकिन ढाबा चल नहीं पा रहा था। जो कर्जे वाले थे, मैं उनको अब बोलता था भैया कुछ टाइम दे दीजिए, कुछ टाइम दे दीजिए। मैं अपने रिश्तेदारों से बहुत कुछ मैं अपने बारे में बताया, कुछ कर्जा दे दीजिए ताकि मैं उनको पैसा दे दूं। लेकिन मुझे कोई पैसा दे के राजी नहीं था। मैं परेशानी में घिरा हुआ था। मैं दोपहर का टाइम था, मैं बैठा हुआ था निराशा में डूबा हुआ। तब एक बाबा जी मेरे पास में आते हैं, कहते हैं बच्चा मुझे भोजन करा दे। मेरे पास उस टाइम भोजन थोड़ा बहुत था। मैं बाबा जी को देखता हूँ, मैं बाबा जी को कोई भी आता था तो मैं कभी भी मना नहीं करता था। ना मेरे पापा भी कभी ऐसा करते थे, किसी बाबा जी को अब मना नहीं करते थे। खाने पीने भिक्षा देने में वो आगे रहते थे, और मैं भी ऐसा ही था। मैं उनको भरपेट भोजन कराता हूँ और वो प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं बच्चा मैं तेरी समस्या को समझ रहा हूँ, तेरे साथ में बहुत कुछ बुरा चल रहा है, और ये जो बुरा वक्त है ना, ये कम नहीं होगा और आगे बढ़ता जाएगा। जब मैं बाबा जी से अब अपने बारे में सब कुछ बाबा जी बताते हैं तो मैं सहम जाता हूँ। बाबा जी से कहता हूँ बाबा जी क्या आपको जानकारी है कि मेरा ढाबा क्यों नहीं चल रहा है? तब कहते हैं बच्चा मैं बहुत कुछ जानता हूँ इस ढाबे के बारे में। ये जो जगह तूने चुनाव किया है ना, ये जगह सही नहीं है। आप कहूँ ना कि मैं बाबा जी की तरफ देख रहा था, अब बाबा जी मुस्कुरा रहे थे। तब मैं बाबा जी से कहता हूँ कि बाबा जी मैं आपका मतलब नहीं समझा, ये जगह तो साफ़ सुथरी है। तब बाबा जी कहते हैं ऊपर से देखने में साफ़ सुथरी लग रही है, लेकिन ज़मीन के अंदर में क्या छिपा हुआ है तूने कभी जानने की कोशिश किया है? मैं अभी भी बाबा जी का अर्थ, बोलने का अर्थ मैं समझ नहीं पाया था। तब मैं सर हिला देता हूँ ना में कि नहीं बाबा जी,
अब ज़मीन के अंदर कोई झांक के कैसे देख सकता है? हम तो ऊपर ही देखते हैं। ऊपर तो सब कुछ ठीक ठाक थे। तब मैं यह ढाबा स्टार्ट किया था। बाबा जी कहने लगे कि देखो, तुम्हारी ज़मीन के अंदर में निगेटिव ऐसा कुछ है जो तुम्हारा ढाबा चलने नहीं दे रही है। मैं उस टाइम भूत प्रेत पर ज़्यादा महत्व देता नहीं था। मैं बाबा जी की बात सुन रहा था। उनकी रहस्यमयी बातें मुझे दिमाग से ऊपर से निकल रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था। तब मैं बाबा जी से कहता हूँ, बाबा जी इसका अर्थ भी बता दीजिए, ये कैसे समाधान होगा वो भी मुझे बता दीजिए। बाबा जी मुस्कुराते हुए अब कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हें सरल भाषा में बताता हूँ। ये जो जगह आपने चुनाव किया हुआ है, जहाँ पर आपने ढाबा बनाया हुआ है, यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ दबी हुई है जो किसी को फलता फूलता हुआ अब वो चाहती नहीं है। उनका काम ही है गलत करना। आपके साथ गलत करके वो खुश, उनको ऊर्जा मिलता है, उनको एक तरह से पावर मिलती है। जब आप निराशा में डूबते हो ना, तो उनको एक ऊर्जा महसूस होती है, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे ही तुम्हारे ढाबे के साथ में चल रहा है। जब बाबा जी अपनी बात ख़त्म करते हैं, तब मैं कहता हूँ, बाबा जी आपका कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत वाली शक्ति है। तब बाबा जी हंसते हुए कहते हैं, बेटा तूने तो मेरी बात को समझ लिया। मैं यही तुम्हें समझाना चाहता था, लेकिन लोग बाग भूत प्रेत के नाम से भयभीत हो जाते हैं ना। तू लेकिन समझदार है और तू मेरी बात को जल्दी समझ गया। सच कहूँ ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ था बाबा जी की बात पर। मुझे लगने लगा कि बाबा जी मुझसे कुछ ठगना चाहते हैं, कुछ दान दक्षिणा लेना चाहते हैं, भूत प्रेत का डर भय दिखा करके। मैं कहने लगा, बाबा जी मैं भूत प्रेत पर यकीन करता ही नहीं हूँ। मेरा ढाबा अब किन चीज़ों से नहीं चल रहा है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आज तक यहाँ पर मैंने भूत प्रेत को देखा नहीं है। तब बाबा जी कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। वो ऐसे शक्ति हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ में हर रोज़ कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। तुम बर्बाद हो ही चुके हो। कुछ दिनों के बाद तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, तुम रोड पर आ जाओगे। मैं बाबा जी की बात सुन रहा था, उनकी बातों में दम दिखाई दे रहा था। तब मैं कहने लगा, बाबा जी तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी सोचने लगे, कहने लगे कि देखो, उपाय तो मेरे पास में दो हैं। एक तो उपाय थोड़ा सरल है और दूसरा उपाय है ना थोड़ा कठिन है। मैं मुस्कुरा के कहता हूँ, बाबा जी दोनों उपाय में कितना पैसा खर्च होगा? तब बाबा जी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके मेरी तरफ घूर के देखते हैं, मुझ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे पैसे का कोई डिमांड किया? मैंने तुम्हें कोई बताया कि इसमें कोई धन, कोई ऐसा चीज़ चाहिए? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? बाबा जी उखड़ गए थे। अब बड़ी मुश्किल से मैं उनको शांत करके बिठाता हूँ। अब मैं उनसे कहता हूँ, बाबा जी मेरे जो कहने का अर्थ था कि जब ये हम कुछ टोटका उटका करेंगे तो उसमें पैसे कौड़ी का खर्च तो होगा ही। तब बाबा जी कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा टोना टोटका किसी के साथ में नहीं करता। हाँ, अगर तुम राजी हो, तुम इस काम को करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दूंगा, जिसके वजह से ये सारी समस्याएं तुम्हारी सही हो जाएगी। अब मैं बाबा जी की तरफ देख रहा था। मैं हाँ भर लिया था कि ठीक है बाबा जी, आप मुझे ऐसी कुछ बात बताइए जिससे सारी समस्याएं हमारा समाधान हो जाए। तब कहते हैं कि देखो, एक तो सरल उपाय है, उसमें लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तुम अपने ढाबे पर ये काम को कर सकते हो। लेकिन अगर जल्द चाहते हो, जल्द काम को फल पाना चाहते हो, तब थोड़ा तुम्हें कठिन वाला काम करना चाहिए। मैं भी परेशानी में घिरा हुआ था। कर्जा वाले मुझ पर आकर के रोब दिखा रहे थे और मुझे लज्जित कर रहे थे। मुझे लगा कि जल्दीबाजी वाला काम करना चाहिए। और मैं कहता हूँ, बाबा जी आपने दोनों उपाय मुझे बता दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कठिन वाला काम है, जो जल्दीबाजी में हो जाए, वो मुझे काम बताइए, क्या करना होगा मुझे। तब बाबा जी कहते हैं कि अब सुनो, आप मुझे सारा उपाय बताते हैं कि तुम्हें करना क्या है। एक कागज़ पर मुझे एक मंत्र लिख करके देते हैं। कहते हैं तुम ये काम जब कर लोगे ना,
कुछ दिनों तक उस जगह पर जाओगे, इस मंत्र का जाप करोगे, देखना समाधान तुम्हारे पास में आ जाएगा। आज जब समाधान आ जाए ना, तो उसका तुम्हें खातिर बातिर करनी है। तुम उससे धन दौलत नहीं मांग सकते। वो जो भी होगा, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। आदर करना तुम्हारा काम है, और वो जो मांगे, डिमांड रखे, उस डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। और जब उनको लग जाएगा कि हाँ, तुम उनकी सेवा भाव बहुत अच्छी तरह से किया है, और वो तुम पर खुश हो जाएंगे। खुश होने का मतलब तुम्हें कुछ न कुछ वो दे के जाएंगे। जब तक तुम्हारे पास रहेंगे, तुम उनका सेवा भाव करना, और जब वो प्रसन्न हो जाए, वो कुछ न कुछ तुम्हें दे के जाएंगे, और जिससे तुम्हारी सारी समस्या का हल हो जाएगा। जो तुम गरीबी में जी रहे हो ना, वो गरीबी तुम्हारा दूर हो जाएगा। मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया था, लेकिन वो कठिन काम जो था, मैं जब उसके बारे में सोचने लगा तो मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैं तो सोच रहा था कि तुम उस टाइम मेरे साथ में होते, हम दोनों लोग मिलकर के ये काम कर लेते, लेकिन तुम तो शहर चले गए थे ना मेरे दोस्त। लेकिन बाबा जी जाने के बाद मैं उनसे बोलता हूँ, जब वो जा रहे थे, मैं उनको रास्ते में छोड़ने के लिए जा रहा था, और तब मैं पूछता हूँ, बाबा जी अब आप कब इधर से गुजरोगे? और तब बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि देखो बेटा, जो मैं एक रास्ते से गुजर जाता हूँ ना, तो बड़ा कहना कठिन होगा कि मैं उल्टा उस रास्ते पर कब आऊँगा। मैं तो सीधा चलता जाता हूँ, लोगों को भला करता जाता हूँ। हाँ, कभी ना कभी मैं ज़रूर लौटूंगा, और जब लौटूंगा तो क्या मुझे तुम पहचान पाओगे? मैं बाबा जी का चरण पकड़ लिया था कि बाबा जी, आपने मेरे ऊपर में बहुत एहसान किया हुआ है। ये जो मुझे मंत्र शक्ति दिया है, जो कुछ बताया है, इसको मैं ज़रूर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जब भी आप लौटो तो मेरे इस ढाबा पर ज़रूर आना, मैं आपका ज़रूर इंतज़ार करूँगा। बाबा जी प्रसन्न हो गए थे, और इसके बाद अपने रास्ते पर चलते चले गए। मैं उनको जाता हुआ देखता रहा, और इसके बाद अपने ढाबे पर लौट आता हूँ। मेरा काम में अब मन नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि जो बाबा जी ने उपाय मुझे बताया है, मुझे वो काम करना चाहिए। और इसके बाद मैं सारा सामान वगैरह जो भी था, मैं बाजार से इकट्ठा कर लेता हूँ। आज जिस तरह से बाबा जी ने कहा था कि फलाने जगह पर जाना, और वहाँ पर जा कर के विधि विधान से सब कुछ मुझे समझा दिए थे, और वो काम करना। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, डरना नहीं है। अगर तुम डर गए ना, तो सारा काम खराब हो जाएगा। मैं अब उस बात को एक तरह से दिमाग में बिठा लिया था। मैं अब सोच लिया था कि अब मैं तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो चुका हूँ, अब मेरे पास में बचा नहीं है। मैं अब ये काम तो ज़रूर करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। बाबा जी जो मुझे चीज़ दिए हैं, अब मैं उसका विधि विधान से पालन करूँगा। और इसके बाद में शाम के टाइम में जब दुनिया सोने लगी थी, मेरा ढाबा बंद हो चुका था, जब रात को 12 बजता है, तो मैं पास के शमशान में पहुँच जाता हूँ। विधि विधान से जैसे बाबा जी ने बताया था, मैं वैसा ही सब कुछ करता हूँ, और उसके बाद आंख बंद करके मंत्र का जाप शुरू कर देता हूँ। ये एक दिन की काम नहीं था, इसमें कई दिन लगने थे, और मैं ये काम को हर रोज़ जा कर के उसी जगह पर पूरा करने लगा था। लेकिन एक लंबा समय जब हो गया, अब मुझे लगने लगा कि मैं इतना काम तो कर रहा हूँ, लेकिन फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। जो मेरे को मिलना चाहिए था, अभी तक मुझे मिला नहीं था। तब मुझे निराशा में अब मैं अपने आप को पाने लगा था। लेकिन बाबा जी ने कहा था कि देखो, ये काम में कभी कभी लंबा समय भी लग सकता है, और काम कभी जल्दी भी पूरा हो जाता है। तुम इस काम को निरंतर करते रहना। अब मैं तब बाबा जी की बात को फिर मन में दोहराता हूँ कि नहीं, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मुझे कुछ और दिन करना चाहिए। इधर जब सुबह मैं ढाबा खोलता था, तो पहले कर्जदार आकर के धमकाने लगते थे। मैं उनके आगे हाथ जोड़ता था कि भैया मुझे कुछ महीनों का मोहलत दे दीजिए, और मैं आपका ब्याज से पूरा पैसा लौटा दूंगा। आप तो देख ही रहे हो मेरे ढाबे का हालत, चल नहीं पा रहा है। वो मेरी मजबूरी समझते थे। अब मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे वो अपना एक तरह से कब्जा कर सके। ले दे के एक ढाबा था, और वो तब जा कर के मुझे फिर चेतावनी दे देते कि हाँ बस इतना ही, इससे आगे टाइम नहीं दूंगा। मैं दिन में ढाबा चलाने की कोशिश करता था, कुछ ग्राहक भी आते थे, लेकिन उससे मेरा कुछ
ज़्यादा आमदनी होता नहीं था। हाँ, रात को मैं शमशान में पहुंच करके वही सब काम करता था जो बाबा जी मुझे बता के गए थे। लगभग महीना दिन पूरा हो चुका था और तब मुझे लगने लगा कि आज बस आखिरी रात करूँगा, आखिरी रात करूँगा, अब मेरे बस की नहीं है। हाँ, मैं जब आखिरी रात समझ के उस जगह पर जाता हूँ, विधि विधान से उस पूजा को मैं करता हूँ। मैं उसको पूजा ही मान रहा था। आंखें बंद करके उस मंत्र को जाप करना, विधि विधान से सब कुछ मैं व्यवस्थित करके आज जब घंटा भर मैं उस मंत्र को जाप कर लेता हूँ, आज तब मुझे लगने लगा कि अब चलना चाहिए, अब मुझे फल नहीं मिलने वाला। अब तक जैसे बाबा जी ने बताया था कुछ न कुछ तो मेरे साथ में होना चाहिए था, किसी न किसी को तो ज़रूर आना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। यही सब सोच करके जैसे ही मैं अपना आँख खोलता हूँ, तब जो मैं सामने देखता हूँ मुझे यकीन नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि एक 25-26 साल का औरत बेहद ही खूबसूरत रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए मुझे घूर रही थी। मेरा दिल धक धक हो गया। एक बार तो पूरा शरीर डर से कांप गया था, क्योंकि शमशान में वहाँ पर कोई औरत कैसी आ सकती है भाई, इतनी खूबसूरत औरत, वो भी रात में। एक पल के लिए तो मेरा जान निकल गया था, ये कौन है भाई, ये कौन है भाई। हाँ, मैं कहूँ ना कि मेरा तो आवाज़ ही बंद हो गई थी। मैं अभी भी पूजा में बैठा हुआ था, बस मंत्र को बंद कर दिया था। आज जैसे ही उस औरत को पता लगता है कि मैंने उसको देख लिया हूँ और मैं घबराया हुआ हूँ, तब वो मेरे पास में आ जाती है। कहती है, घबराओ मत, घबराओ मत, मैं ही हूँ जिसको तुम याद कर रहे हो। ये जो मंत्र का जाप कर रहे हो मेरे लिए कर रहे थे, मैं आ गई हूँ। अब बताओ, मुझे तो भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास में कुछ खाने पीने का चीज़ है? सच कहूँ ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। एक तो पूरा शरीर डर से डरा हुआ था, थर-थर काँप रहा था, और मैं उस लड़की को सुंदरता देख रहा था जो बिल्कुल एकदम राजकुमारी की तरह मुझे दिखाई दे रही थी। मैं तो बोलना चाहता था कि हाँ, मेरे ढाबे में आपके लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन आवाज़ निकले तब ना। वहाँ पर जो मैं पूजा पाठ के लिए फल फूल मिठाई वगैरह में रखा था, वो उठा उठा करके खाने लगी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका पेट भर नहीं रहा था, उसको भूख और लग रही थी। मेरा हाथ पकड़ के उठाती है तो मेरे हाथ में गनगनाहट होने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई बिजली का करंट मेरे हाथ में प्रवेश कर रहा हो। तब मेरा जो डर है ना, हाथ छूते ही गायब हो गया। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहती है, नौजवान घबराओ मत, मैं वही हूँ जिसके लिए तुम पूजा पाठ कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, मैं ही वो चीज़ हूँ। मुझे भूख लगी है, अभी मेरे भूख शांत नहीं है, मुझे भोजन करना है, क्या तुम मुझे भोजन कराओगे? अब मेरा डर तो निकल चुका था। मुझे लगा कि बाबा जो ने कहा था, वो तो कहे थे कि पुरुष भी आ सकता है, स्त्री भी आ सकता है। शायद पुरुष नहीं आया था, स्त्री आ गई, कोई बात नहीं, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मैं कहता हूँ, जी, मेरे खाने जो मैं आपका खाने का इंतज़ाम ढाबे में है, आप मेरे साथ में चलिए, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा ढाबा है रोड पर, मैं उसको लेके आ जाता हूँ। मैं आगे आगे चलता हूँ और वो पीछे पीछे। जब मैं मुड़ के चलता हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसके पैर जमीन पर पड़ रहे थे, जैसे वो हवा में चल रही थी। उसके शरीर से एक खास किस्म की सुगंध भी आ रही थी, जो मुझे मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। मैं ढाबे में पहुँच जाता हूँ, मैं ढाबा खोलता हूँ, रोशनी करता हूँ, और इसके बाद उसको आसन देता हूँ कि आप यहाँ विराजिए, मैं आपके कुछ ही देर में आपके लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। मैं जो भी था उस टाइम में गर्म करता हूँ और इसके बाद सामने रख देता हूँ। उसमें मीठी खीर थी, जो हमारे स्पेशल खीर थी, जो ग्राहकों को बहुत ही पसंद आती थी। मैं जब खीर देता हूँ तब उसको आनंद आ जाता है, मुस्कुराती है, कहती है, मैंने तो खाना खा लिया, भरपेट भोजन हो गया, अब मुझे सोने के लिए जगह बताओ। सच कहूँ ना, मेरा एक ही कमरा था बैक साइड में, आगे तो सब ग्राहकों के लिए बना हुआ था, लेकिन मेरे अपने लिए एक कमरा बना रखा था। अब वहाँ पर एक ही चारपाई थी। मैं कहता हूँ, जी, मैं आपके लिए सोने का प्रबंध करा सकता हूँ, आइए मेरे साथ में। मैं अपने कमरे में ले जाता हूँ, वही चारपाई को झाड़ पोंछ करके अच्छा चादर बिछा देता हूँ, कहता हूँ, आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए, किसी चीज़ को आपकी ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दीजिएगा।
मैं अब उस जगह से निकल आता हूँ, दरवाज़ा भेड़ देता हूँ। अब मैं उसको खड़ा हुआ देखता, अभी चारपाई पे लेटी नहीं थी। मुझे लगा कि मुझे तो अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं आगे में अब अपने लिए कोई ना कोई बिस्तर लगा के सो जाऊँगा, और ऐसा ही करता हूँ। पहली रात निकल जाती है। आज जब सुबह होती है तब मैं जाता हूँ उस दरवाजे को जो मैंने ही भेड़ रखा था। मैं दरवाजे पर दस्तक देता हूँ कि भाई अंदर में स्त्री थी, आप मुझे इस तरह से प्रवेश नहीं करना चाहिए। मैं जब दरवाजे पर दस्तक देता हूँ, जब कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तब मैं धीरे से दरवाज़ा खोलता हूँ तो देखता हूँ पूरा कमरा खाली है, कोई नहीं था उसमें। मैं सच कहूँ ना, एक पल के लिए बड़ा मुझे अजीब लगा था। मुझे लगने लगा कि मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा हूँ। मैं उस पल में थोड़ा सा घबरा गया था। जब वो औरत मेरे कमरे में नज़र नहीं आती, मेरे बिस्तर पर बैठी या सोती हुई नज़र नहीं आती है, तो एक पल के लिए मैं घबरा जाता हूँ। जो मेरा मन है ना, मुझे खतरे का अंदेशा देता है, सिग्नल देता है। मैं उस सिग्नल को थोड़ा सा पकड़ भी लेता हूँ, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाता हूँ। मैं बाबा जी को ध्यान देने लगता हूँ कि बाबा जी ने कहा था कि देखो, कोई भी आए, या स्त्री आए या पुरुष आए, तुम्हारा काम उनका सेवा करना है। आज जब वो खुश हो जाएंगे ना, आज जब वो जाने लगेंगे ना, तो समझ लो वो कुछ ना कुछ तुम्हें दे के जाएंगे, आज जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं बाबा जी को बात को मान लेता हूँ। आखिरकार क्यों न मानूं? जब उन्होंने सब कुछ बताया था, वो मेरे आंखों के सामने अब सब कुछ सच्ची तो हो रहा था। जैसा उन्होंने कहा था वैसे तो सब कुछ हो रहा था, तो क्यों न मानो। लेकिन इधर जो मेरा मन था ना, खतरे का संकेत दे रहा था। कह रहा था कि देवराज, तू बुरा फंसने अब जा रहा है, अभी भी तेरे पास में टाइम है, इन चीज़ों से किनारा कर ले। लेकिन मैं अपने मन की बात को दूर भगा देता हूँ। कहता हूँ नहीं, मैं बाबा जी की बात को ज़रूर मानूंगा, उनकी बात में दम है। मैं गरीब हो चुका हूँ, गरीबी में झेल रहा हूँ, कब तक झेलता रहूँगा। आखिरकार वो हर रात मेरे कमरे में नज़र आती थी। मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाता था, और फिर उसको खाने को देता था। वो खाने खा करके और उसी चारपाई पर सो जाती थी। ऐसा करते करते लगभग 7 दिन हो चुका था। और इसके बाद वो आखिरी रात थी मेरे हिसाब से। मुझे लग रहा था कि वो आखिरी रात है और इसके बाद वो चली जाएगी। वो बड़ा खुश नज़र आ रही थी। हर रात कहती थी कि तुमने बहुत मेरी आदर सत्कार किया, मुझे हर चीज़ से अब तुमने एकदम अच्छा से रखा, चाहे सोने के लिए हो या खाने के लिए हो। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं जल्दी ही इस जगह से चली जाऊँगी, जल्दी इस जगह से चली जाऊँगी। मैं तो उससे कुछ मांग नहीं सकता था। बाबा जी ने मुझे ये सब करने के लिए मना किया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई पुरुष हो या स्त्री हो, जब वो जाने लगेंगे तब तुम्हें कोई ना कोई उपहार दे के जाएंगे, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैं तो यही समझ रहा था कि आज आखिरी रात है, ये जो मेरे मेहमान हैं ना, बस आज रात रुकेगी और फिर ये चली जाएगी। मुझे आखिरी बार सेवा करने का मौका मिलता है। मैं जी जान से उसके लिए खाने जो बहुत बढ़िया बढ़िया होता है, उम्दा किस्म का है, मैं तैयार करता हूँ। जब वो खाना खाती है तो तारीफ़ भी करती है कि आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। इसके बाद मैं अब उसको कमरे में छोड़ करके फिर मैं अपनी जगह पर आ जाता हूँ जहाँ पर मैं सोया करता था। मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ, सोचते सोचते कि जब जाएगी तो मुझे ज़रूर जगाएगी। इसके बाद कब मुझे नींद आ जाता है मुझे कुछ पता नहीं लगता है। जब मेरी नींद खुलती है ना, तो वही औरत मुझे उठा रही थी, मेरा नाम लेकर के, देवराज देवराज उठो उठो, जागो भी जागो भी। तब मैं आंखें फाड़ फाड़ करके देखने लगता हूँ। उसके कपड़ों से वो जो सुगंध उठ रही थी ना, मुझे दीवाना बना रही थी। आज तो कुछ ज़्यादा ही मेरे नाकों में वो महसूस हो रही थी। मेरा हाथ पकड़ती है, कहती है देवराज आओ, मेरे कमरे में आओ, आओ मेरे साथ में आओ। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगता हूँ। मुझे लगता है कि अब जाने वाली है, आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, अब ये निकलेगी यहाँ से। जाते वक्त कुछ ना कुछ मुझे उपहार दे के जाएगी, जैसे बाबा जी ने कहा था। मैं अंदर ही अंदर बड़ा खुश हो जाता हूँ कि चलो अब मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अब मेरी मेहमान ये चली जाएगी और जाते जाते कुछ ना कुछ दे के जाएगी। मैं तो बड़ा प्रसन्न था। मैं तो कामना कर रहा था कब निकलेगी कब निकलेगी, लेकिन वो तो
जाकर खाट पर बैठ गई, मुझे भी बिठा लिया। ये पहली बार था इतने दिनों में कि वो मुझे अपनी खाट पर, खाट तो मेरा ही था एक तरह से कहा जाए, लेकिन उसके बगल में मैं उसके सामने खड़ा होता था, कभी बैठने का जरूरत नहीं किया, लेकिन आज वो खुद मुझे अपने बगल में बिठा लेती है। अब मेरी तरफ देखने लगती है। देखते ही देखते जैसे मैं उसके प्यार में बहकने लगता हूँ। उसकी आंखों में ना जाने क्या कौन सा जादू था, मैं उसकी आंखों में खो जाता हूँ। और फिर जब मुझे होश आता है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जब प्यार का नशा उतरता है ना, तब मैं अफसोस जाहिर करने लगता हूँ, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। लेकिन उसके चेहरे पर कोई अफसोस के भाव नहीं था। तब वो कहती है कि देवराज, तुम मुझे बहुत पसंद आए। मैं तो आज जाने की सोच रही थी, लेकिन मैं अब कुछ दिन तक यहाँ पर रुकूंगी। तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? मैं मुस्कुराता हूँ, कहता हूँ नहीं जी, मुझे भी अच्छा लगा। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि अच्छा नहीं लगा, वो नाराज़ हो जाएगी। जैसे बाबा जी ने कहा था, बाबा जी ने कहा था कि उसकी हाँ में हाँ बोलना है, ना तो बोलना ही नहीं है, नहीं तो नाराज़ हो जाएगी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। मैं हाँ बोलता हूँ, और इसके बाद मुस्कुरा देती है और कहती है मुझे कुछ दिन और रहना पड़ेगा। मैं समझ गया कि मेरी मेहमान अब कुछ दिनों के लिए और रहेगी। मुझ पर बोझ बढ़ने लगा था। मैं तो पहले ही गरीब था, अब मैं उसके लिए खाना बनाना अब मेरे लिए बहुत भारी हो चुका था। जब मेरा चेहरा मुरझा जाता है, तब कहती है देवराज बात क्या है? तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। कहता हूँ मैं आपसे क्या बताऊँ, मैं कैसे आपका सेवा सत्कार कर रहा हूँ। मेरे पास में धन की बहुत कमी है, मैं बहुत गरीब हो चुका हूँ। ये जो ढाबा है ना, चल नहीं पा रहा है, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत अपने आप को गरीब मान रहा हूँ। जैसे मैं ये बात बोलता हूँ और वो मुस्कुरा पड़ती है, कहती है इतनी सी बात, तुम्हारा ढाबा चलेगा, देखना सुबह होते ही तुम्हारा ढाबा चलने लगेगा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा ढाबा इतना चलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। आप वाकई में वो तकलीफ मेरी दूर हो जाती है। और जब सुबह मैं उठता हूँ, ढाबा खोलने की तैयारी करता हूँ, और जब मैं नाश्ता पानी बनाना शुरू करता हूँ, तब तो कस्टमर आने ही लगते हैं। एकाएक ढाबे पर इतना रस मुझे मिलता है, मेरी समझ से बाहर था। ये कोई जादू था, जादू से बंधे हुए लोग आए थे। ये कैसे हो सकता है? ये ढाबा को मैं रोज़ खोलता था, इस ढाबा के आसपास से लोग, रोड था, गुजरते थे, कोई देख भी लेता था, कोई नहीं भी देख लेता था, लेकिन कोई यहाँ रुकता नहीं था। ये प्रभाव शायद इसी औरत का है। यहाँ से जो लोग भी गुजरते हैं उन पर प्रभाव डाल देती है, इसी वजह से वो हमारे ढाबे की तरफ खींचे चले आते हैं, और हमारे ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगी थी। आज इतनी कमाई हुई थी तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ था। आज जब मैं रात को उसके लिए स्पेशल खाना बनाता हूँ, मेरे मन में बड़ी खुशी अब जाहिर हो रही थी। मैं खुशी खुशी गुनगुनाते हुए खाना उसके लिए बना रहा था। आज जब खाना रेडी हो जाता है तो मैं उसको कमरे में देने के लिए जाता हूँ, तब मुस्कुरा के मुझे स्वागत करती है। कहती है अब बताओ देवराज, तुम्हारा ढाबा कैसे चल रहा है? मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। कहता हूँ बस आपकी मेहरबानी से, इतना जो कमाई आज मैं किया हूँ ना, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ढाबा चल पाएगा, शायद आपके प्रभाव से ही हो रहा है। तब मुस्कुरा के कहती है कि हाँ, ये सब मेरा ही प्रभाव तो है, इसी वजह से तो सब कुछ चल रहा है। इसके बाद से फिर वही प्रेम लीला शुरू हो जाता है। अब तो हर रोज की ये कहानी बन चुकी थी। मैं दिन भर मेहनत करता था, दिन भर भीड़ संभालता था। अब वाकई में उस लड़की के प्रभाव से हमारे ढाबे पर ग्राहक बढ़ने लगे थे, हर रोज बढ़ने लगे थे। और कुछ दिनों में तो ऐसा लगने लगा था कि मैं ढाबा अकेले संभाल नहीं पाऊंगा। तब मैं एक लड़का का प्रबंध करता हूँ, और फिर हम दोनों मिलकर के सुबह से लेकर के शाम तक ग्राहक को संभालने का काम करते हैं। अब ये सब देख करके मैं खुद आश्चर्य में था। मुझे लगने लगा कि जब तक ये लड़की औरत है मेरे पास में, तब तक ये सब चल रहा है, ये जब चली जाएगी ना तो मेरा ढाबा फिर पहले की तरह हो गया। लेकिन ये सवाल मेरे मन में, जहन में उठता था कि मैं उससे पूछूं कि आपके जाने के बाद कहीं मेरा चलता फिरता ढाबा बंद तो नहीं हो जाएगा, पहले जैसा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। इसके बाद एक रात जब मैं उसके खाने को लेके जाता हूँ, तब
मैं अपने जो दिल की बात था मैं उससे पूछ बैठता हूँ कि आप बताइए, अगर आप जिस दिन जाएंगे और उसके बाद से हमारे ढाबा का कुछ बुरा असर तो नहीं होगा। तब कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं जाना नहीं चाहती हूँ। जो तुम मुझे प्यार दे रहे हो, जो मुझे तुम भरपेट भोजन करा रहे हो, मेरा जाने का इच्छा नहीं कर रहा है। मैं कुछ दिन और गुजारूंगी। मैं सच कहूँ ना, उस लड़की को मैं भी जाने का सोच नहीं रहा था। वो मुझे भी अच्छी लगने लगी थी। मैं उसके लिए नए नए तरह का व्यंजन बनाता था। रात में मैं उसको खुश करने का कोशिश करता था और खुश भी होती थी। इस तरह लगभग 3 महीना बीत चुका था। मेरा ढाबा चलने लगा था पूर्ण रूप से। अब मैं धीरे धीरे करके कर्जे वाले को कर्जा भी उतारने लगा था। मैं बहुत खुश था। मेरे पिता का अब अच्छा ढंग से इलाज होने लगा था। मैं पिता पर पैसा भी खर्च करने लगा था। जब कमाई होती है तो सब कुछ सही होने लगती है। मुझे सब कुछ लग रहा था कि इसी औरत के प्रभाव से हो रहा है, और जब तक ये औरत है सब कुछ सही होता रहेगा। कहीं मेरे मन में शंका था कि चली जाएगी और फिर मेरा कहीं बुरा हाल ना हो जाए। लेकिन वो रात मैं कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। वो रात को जब मैं खाना वाना लेके जाता हूँ और वो सोई हुई रहती है, आंखें बंद करके, जैसे गहरी नींद में हूँ। आज जब मैं उसको उठाता हूँ तो उठती नहीं है। मैं कई बार आवाज़ देता हूँ कि देखिए, खाना गरम गरम है, ठंडा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा, तब उठिए। वो जितना सुंदर मुझे दिखाई दे रही थी वैसे ही अभी भी दिखाई दे रही थी। जब वो उठती नहीं है तो मेरे मन में शंका होने लगता है कि बात क्या है, क्यों नहीं उठ रही है। तब मैं उनके पास चला जाता हूँ और उनके बालों को सहलाते हुए कहता हूँ, मैडम जी उठ जाइए, उठ जाइए, देखिए आपके लिए मैं खाना बहुत बढ़िया बना के आया हूँ। और अगले ही पल उस सुंदर औरत का चेहरा एकदम बदलने लगता है। देखते ही देखते एक बूढ़ी की तरह लगने लगती है। उसके गालों का मांसपेशी अंदर धंस जाती है, चिपक जाती है। आंखें जैसे अब ऐसा दिखाई देने लगा था कि एक गड्ढा में है और उसमें बड़ी बड़ी आंख रखी हुई है। इतना भयानक रूप देख करके मैं एकदम चीख मारने लगा था। जैसे चीख मारता हूँ वो झपट पड़ती है मुझ पर, मेरा हाथ पकड़ लेती है। मैं जूझने लगता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ, चीखने लगता हूँ, लेकिन मेरे सुनने वाला उस रात में कोई भी नहीं था। ये अचानक ये मैडम मेरे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों करने लगी? इसका खूबसूरत चेहरा अब इतना बुरा क्यों हो गया? ये रहस्य क्या है? क्या हो गया? मैं कहूँ ना, मैं इतना चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि मुझे अपना होश नहीं था। जैसे लग रहा था कि आज मैं बचूंगा नहीं, आज मैं बचूंगा नहीं। लेकिन अगले पल एक मीठी आवाज़ सुनाई पड़ती है मेरे पीठ के पीछे से, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। आज जब मैं पलट के देखता हूँ वो तो सुंदर महिला मेरे पीछे खड़ी थी, जो मेरे ढाबे को चलाने का काम कर रही थी, जिसके साथ मैं प्रेम कर रहा था। तो ये कौन थी? ये कौन थी? अगले पल तो मुझे लगा कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा। मैं एक ही तरह का दो महिला का देख रहा था। जो महिला एकदम जो देखने में बुरी लग रही थी, बूढ़ी लग रही थी और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, वो अपना फिर रूप रंग बदल करके जो मेरे पीछे महिला खड़ी थी उसी की तरह वैसे ही कपड़ा लगता, जैसे लग रहा था कि दोनों जुड़वा हों। एकदम ऐसा लग रहा था कि दोनों जुड़वा हो। मैं तो चक्कर खा गया था। मैं ज़मीन पर एकदम कहूँ ना कि अपने आप को संभालते हुए बैठ जाता हूँ। तब जो मेरी वाली महबूबा होती है, जो मैं इससे प्रेम करता हूँ, उस औरत को धमकाती है, तेरी हिम्मत, तू यहाँ पर कैसे आई, तू कैसे आई? तब वो भी डांटने लगती है, ये शिकार मेरा है, ये शिकार मेरा है, तुम मेरे शिकार पर हक मार के बैठ गई है, तुझे जाना पड़ेगा। अब ये शिकार मेरा है, मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं दोनों की बातें सुन रहा था। दोनों आपस में लड़ रही थी, झगड़ रही थी, एक दूसरे पर अब गुस्सा दिखा रही थी। मैं तो अब उन दोनों को बातें सुन करके एकदम इतना परेशान हो चुका था, इतना डरा हुआ था कि अब मेरा क्या होगा। मैं ऐसे अब अपने आप को पा रहा था कि अब तो मैं शायद बच नहीं पाऊंगा। एक दूसरे को धमका रही थी और आखिरकार जो मेरी महबूबा थी उस औरत को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है। आज जब वो जाती है तब मुझे उठाती है, देवराज उठो, देवराज उठो। ये सब मेरे साथ में जो हुआ था ना, ये मेरे जीवन का
सबसे बुरी घटना था। मैं तो कांप गया था। मैं उसके आगे हाथ जोड़ लेता हूँ। ये कौन थी जो आपकी शकल सूरत में आकर के पलंग पर लेटी हुई थी? अब मैं उसके लिए खाना लेके आया था। तब कहने लगी कि देखो देवराज, हमारी तरफ ऐसी आत्माएं हैं जो अपना शिकार ढूंढती रहती हैं और वो भेष बदलने में माहिर होती हैं। छोड़ो भी, मैं उस बात को ख़त्म कर दिया। अब वो नहीं आएगी, अब वो तुम्हारे पास में बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन मुझे उसी रात से डर लग चुका था। मैं डर से अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस जगह पर अब उस महिला के साथ में रात गुजारूं। तब वो मुझे समझाती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगी हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। आखिरकार मैं उसके प्रेम के जाल में फिर से फंस जाता हूँ। मैं रात गुजारता हूँ। अगली सुबह मैं जब उठता हूँ, खतरे का संकेत मेरा दिमाग जरूर देता है कि देवराज, अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इन चक्रों से तुम निकल जा, इन चक्रों से निकल जा, नहीं तो तुझ पर बहुत बड़ा हानि होने वाली है। कुछ न कुछ तेरे साथ में बुरा होने वाला है। इन चक्करबाजी से निकल जा। मैं अपने दिमाग का, दिल की बात सुनता हूँ। अब मैं कहता हूँ आज के बाद मैं टाइम से अपना ढाबा बंद करूँगा। अब फिर मैं इस जगह पर रुकूंगा नहीं, मैं अपने घर चला जाऊँगा। अब मैं वही करने लगता हूँ। पहली रात में जब समय से पहले अपने ढाबा को बंद कर देता हूँ और मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं अपने कमरे में जाऊँ, उस औरत का सामना करूँ। मुझे डर लगने लगा था। इसके बाद अपना घर पहुँच जाता हूँ। आज जब अगले दिन सुबह में आता हूँ, मैं अपने कमरे में डर के जाता हूँ कि कहीं महिला अंदर तो नहीं है, लेकिन अंदर नहीं थी। ऐसा मैं हर रोज़ करने लगा था। लगभग 8 दिन पूरा बीत चुका था और तब मुझे लगने लगा कि हाँ, अब सब कुछ ठीक ठाक है, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। वो जो मेरी प्रेमी महिला थी वो भी शायद यहाँ से चली गई है। अब मेरा ढाबा जैसा पहले चल रहा था अब वैसा भी चल रहा था। भीड़ भाड़ अभी भी थी। मैं मन ही मन प्रसन्न था कि चलो उस औरत से मुझे पीछा छूटा। ना अब मैं यहाँ पर रुकूंगा, ना उसका सामना करना पड़ेगा। अगर वो गई भी नहीं होगी तो भूखी थोड़ी रहेगी, वो चली जाएगी, हमारे पास लौट के नहीं आएगी। मैं अपने मन में ऐसा ही सब कुछ समझ कर बैठा हुआ था। बरसात वाली रात थी। शाम से बरसात शुरू हो गई थी। मैं तो देख रहा था कि कब बरसात ख़त्म हो, क्योंकि बरसात में ग्राहक भी नहीं आते थे। खाना तो मेरा समय से पहले ही अब ख़त्म होने जा रहा था। रात को 9 बज गया था, लेकिन बरसात थमने की नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार मुझे आशंका होने लगा कि कहीं यह बरसात रात भर तो नहीं चलेगी। अब मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं मैं आज रात ढाबे पर रुकूं और वो महिला फिर आ जाए। अब मुझे सवाल जवाब करने लगे कि तुम इतने रात क्यों नहीं मेरे पास में आए, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया, मेरे साथ में रात क्यों नहीं बिताया। तब मैं क्या जवाब दूंगा। मैं मन ही मन सोचने लगता हूँ कि चलो एक किलोमीटर के सफ़र में तो ऐसे ही निकल जाऊँगा। लेकिन जब बरसात तेज़ हो जाती है और बिजली कड़कड़ाने लगती है, तब मेरा हिम्मत जवाब देता है। मैं मन से अपना डर निकाल देता हूँ। अरे अब मेरी होटल में थोड़ी होगी, मेरे ढाबा में थोड़ी होगी, अब तो लंबा अरसा हो गया, हफ्ता दिन हो चुका है, अब तो चली गई होगी जहाँ से आई थी, उससे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार बरसात तो रुकती नहीं है। अब मुझे ढाबा बंद करना पड़ा। अब फिर मैं उस कमरे में नहीं जाता हूँ जहाँ पर मैं पहले बाहर सोया करता था, और उसी जगह पर मैं अपना बिस्तर लगा लेता हूँ कि चलो रात की बात है, रात किसी तरह से काट लूँगा। और जैसे ही मैं सोता हूँ, दिन भर का थका हुआ और नींद आ जाती है। जब मेरी आँख खुलती है ना, तो ऐसा लगता है कि मेरे सीने पर कोई बैठा हुआ है। मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। तब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरे सीने पर जैसे मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा था अपने बिस्तर पर, आज जो अपना रंग रूप बदल लिया था, वही बूढ़ी औरत मेरे सीने पर बैठी हुई थी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। इसके बाद तो मैं चीखने चिल्लाने लगा था। मैं उसको ढकेल करके अपने ढाबे में इधर से उधर भागने की कोशिश करने लगा, और आखिरकार वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। जहाँ भागता हूँ वो मुझे पकड़ने की कोशिश करती है और चीखती है, चिल्लाती है, कब तक मुझसे भगेगा, कब तक भगेगा, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। आखिरकार मैं बेहोशी में, मुझे चक्कर आता है और मैं अपने आप को ज़मीन पर गिरा हुआ समझ लेता हूँ।
ठोकर लगती है और मुझे चोट भी लगती है और मैं औंधे मुँह ज़मीन पर गिर जाता हूँ। और उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं। जब मुझे सुबह में होश आता है तो मैं देखता हूँ कि मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। मेरे सीने पर बस खरोच ही खरोच, जैसे बड़े बड़े नाखून से मेरे सीने पर, मेरे हाथों पर, मेरे चेहरे पर खरोच मारा गया है। मैं कांप जाता हूँ, लेकिन अपने आप को जिंदा पा करके मैं थोड़ा खुश भी हो जाता हूँ। चलो, उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, मुझे जिंदा छोड़ दिया। अब मेरी हिम्मत जो थी ना, जवाब दे गई थी कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अब तो वो पहले वाली भी नहीं थी कि मैं उसे शिकायत करूं। अब मैं डर गया था। मुझे लगने लगा कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया हूं। मुझे उस तरह से पहले वाली महिला का साथ छोड़ना नहीं चाहिए था। मैं उसको समझा देता, मैं उसको बता देता कि मैं आपके साथ अब रात गुजारना नहीं चाहता। वो मान भी जाती, लेकिन मैंने तो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ लिया था। अब मेरे साथ में जो दूसरा खेल शुरू हो गया था, मैं पूरी तरह से डर चुका था। इसके बाद मैं ढाबे पर रुकता नहीं हूँ, सीधा घर पर आता हूँ। तबीयत बिगड़ जाती है, बुखार चढ़ जाता है, मैं उल्टी पर उल्टी करने लगता हूँ। मेरे घर के लोग परेशान हो जाते हैं। अब उनको भी समझ में नहीं आता कि रात भर में क्या हो जाता है। मुझसे वो बहुत सारा सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ और तभी मेरे मुंह से उल्टी निकलना शुरू हो जाता है। इससे देख करके सारे लोग मेरे घर के घबरा गए थे। उनको लगने लगा कि मेरे ऊपर में कोई साया सवार हो चुकी है। गांव के लोग अक्सर डॉक्टर को ले जाना चाहिए था, लेकिन पहले इसी चीज़ में वो जुट जाते हैं। इस पर किसी की नज़र लग गई, कोई साया सवार हो गया है। और मेरी माँ तो बहुत पुराने सोच की थी। अब पास के गांव से एक तांत्रिक बाबा को बुला के लाती है। तांत्रिक बाबा मुझे देखते हैं और कहते हैं देर हो गया है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे माता पिता अब तांत्रिक बाबा का पैर पकड़ लेते हैं और तब तांत्रिक बाबा कहते हैं कि मुझे अपनी ही कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूँगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, थोड़ा समय मुझे दो। समय फिर वो चले जाते हैं अपने जहाँ से आए थे। और इसके बाद वो शाम को लौटते हैं। और इसके बीच तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उल्टी उल्टी करके मैं एक तरह से कहूँ ना, पस्त हो चुका था, बुखार भी चढ़ चुका था। मैं ना जाने क्या क्या बोल रहा था, मुझे तो कुछ होश नहीं था। मेरे परिवार वाले बता रहे थे कि तुम बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा बात कर रहे थे, तुम अलग भाषा में कभी कभी जो हमें समझ में नहीं आता था, तुम ऐसी बात करते थे। आखिरकार वो तांत्रिक बाबा शाम को लौट के आते हैं, लेकिन अकेले नहीं, दो लोग को साथ में लेके आते हैं। शायद उनके अब सहयोगी थे। और उसके बाद हमारी झाड़ फूँक शुरू हो जाता है। जब झाड़ फूँक शुरू होता है ना, तब कम से कम आधी रात निकल जाती है और तब जा कर के वो साया मेरे ऊपर से हटता है। अब बाबा जी कहते हैं कुछ दिन के लिए उस ढाबा पर इसको भेजना मत, और हमें उस ढाबा पर चलना पड़ेगा। और इसके बाद उस ढाबा को भी हमें साफ करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें कुछ तंत्र विद्या का प्रयोग करना पड़ेगा। और बाबा जी को लेकर के हमारे पिताजी, हमारे परिवार के लोग ढाबा पर जाते हैं, वहाँ पर शुद्धिकरण किया जाता है। और इसके बाद 1 हफ्ता तक मैं ढाबा नहीं खोलता हूँ। अब जब मैं अपने आप को स्वस्थ पाता हूँ, पूरी घटना दिमाग में आ जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी सारी चतुराई जो थी ना, मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था, लेकिन इतना मैं समझ लिया था कि बाबा जी ने मेरे पर उपकार किया है। ये दूसरे वाले जो मुझे झाड़ फूँक कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया था और उस ढाबा को पवित्र भी कर दिया था। और इसके बाद मैं ढाबा का शुरुआत कर देता हूँ। लेकिन मुझे अभी भी आशंका है कि वो जो आत्माएं हैं ना, मेरे ढाबे के आसपास अभी भी मंडराती रहती हैं। कई बार मुझे दिखाई दे देती हैं और तब मैं डर जाता हूँ। लेकिन उस तांत्रिक बाबा का कहना है ऐसा तो चलता रहेगा, तुमने जो गलत काम कर दिया है उसका हर्जाना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। और अभी भी वो आत्माएं इस जगह पर घूमती फिरती मुझे दिखाई देती है। जब मैं इतना देवराज के मुंह से सुनता हूँ ना, तो मेरे भी होश ठिकाने आ जाते हैं। मैं कांप जाता हूँ, हे ईश्वर, ये कैसा कैसा तूने काम किया देवराज। मैं तो जैसे घबरा कर के ये बात बोलता हूँ, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तब देवराज कहता है कि अगर मेरी जगह पर तुम भी होता ना, तो यही सब काम करता।
मैं इतनी गरीबी में आ चुका था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मैं अब देख, सारा कर्जा मैं उतार चुका हूँ और मेरा ढाबा ठीक ठाक चल रहा है। वो जो बाबा ने बताए थे कि मेरे ढाबे के ज़मीन के अंदर में कुछ ऐसी शक्तियाँ दबी हुई हैं जो मैं निराशा में डूबता हूँ, जब मुझे कोई परेशानी होती है उनसे उनको ऊर्जा मिलता है और वो मुझे और तकलीफ़ देती है। लेकिन जब से ये सब काम हुआ है ना, वो शक्तियाँ उस जगह से भाग खड़ी हुई है। अब उस जगह पर ऐसी निगेटिविटी वाला कोई है ही नहीं। अब देवराज मुझे सब कुछ समझा रहा था। देखो, उसी आत्माओं के वजह से आज मेरा होटल सही ढंग से चल रहा है। सच कहूँ ना, मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मेरा दोस्त कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता है। लेकिन मेरे मन में आशंका जरूर थी। अब मैं कहने लगा कि देवराज, तेरे साथ में सब जो हो रहा था तो उसका कुछ ना कुछ सबूत तो तेरे पास में होगा, मुझे दिखा दे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। कहता है कि मैं तुझे क्या क्या सबूत दिखाऊं, एक हो तब ना। चल, मैं एक ही दिखा देता हूँ, तुझे यकीन तो हो जाएगा। अपना शर्ट उतारता है। कहता है, मेरे पीठ पर खरोच देख, मेरे सीने पर ये खरोचने का लाइन देख, ये मेरे हाथों पर देख, अभी तक ये मिटा नहीं है और न ये मिटने का मुझे चांसेस लग रहा है। वाकई में उसके मैं बदन को देख चुका था। उसके सीने पर, पीठ पर ऐसा कोई निशान नहीं था जो मैंने देखा था। लेकिन जब वो निशान मैं देखता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ, मेरी हिम्मत जवाब देता है। तब मैं देवराज से कहता हूँ, भाई मुझे तो डर लग रहा है, आज के बाद तेरे ढाबे पर कभी नहीं आऊँगा। तब कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है। वो आत्माएं मुझे दिखती है और किसी को नहीं। वो आत्माएं आज भी मुझे नजर आती है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि मेरे ढाबे के अंदर प्रवेश कर जाए। वो जो बाबा जी आए थे ना लास्ट में, उन्हीं की सब कृपा से हो रहा है। और वो बाबा जी कभी कभी आते हैं, मुझसे पूछते हैं और कहते हैं, बेटा कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तब मैं जो कुछ तकलीफ़ होता है बता देता हूँ, अब फिर वो सही कर देते हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समझ गया था कि जो भी देवराज ने किया था ना, बहुत बड़ा रिस्की वाला काम था। देवराज उसमें फंस भी गया था। अगर वो बाबा जी जो लास्ट वाले थे, जो उनको जान बचाई थी, अगर वो सही समय पर, सही टाइम पर उनका तंत्र मंत्र से इलाज नहीं करते, तो शायद देवराज से मैं मिल नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। फिर हम मिलते हैं ना इसी चैनल पर जल्दी ही। आप लोग अपना ख्याल रखना। नमस्कार।